हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एट द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न करो क्लास 11 एंड 12। मैं हूं श्रेया, आपकी एजुकेटर, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सोशियोलॉजी का सैंपल क्वेश्चन पेपर बाय सीबीएसई। राइट, सेम इसी फॉर्मेट में बच्चों आपका टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आएगा। राइट, तो आपको कितना टाइम अलॉटेड होगा पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए? 2 आवर्स। राइट, एंड टोटल मार्क्स कितने होंगे? 40 मार्क्स। इतना तो आप लोगों को पता ही है। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कंपलसरी हैं, ऑल्दो कुछ इंटरनल चॉइसेस आपको प्रोवाइडेड होंगी। तो सेक्शन ए जो है उसमें आपका कंप्राइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और ये दोनों ही कैसे हैं? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है और दोनों ही 1-1 मार्क्स के हैं बच्चों। राइट, और इसकी वर्ड लिमिट आपको प्रोवाइडेड है 10 to 15 वर्ड्स। अब जब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 वर्ड्स है, तो आपको अपने आंसर को 10 to 15 वर्ड्स में ही सम अप करना है, विच मीन्स आपको ओनली एंड ओनली 2 लाइन्स में अपने आंसर को दे देना है, क्योंकि ये 1-1 मार्क्स ईच है। राइट, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी आपका कंप्राइज करता है क्वेश्चन नंबर 3 to 9, और ये सभी 2-2 मार्क्स ईच के आपके क्वेश्चंस होंगे। राइट, यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट प्रोवाइडेड है बच्चों 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स का मतलब है कि आपको अपना आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाइंस में आंसर कर देना है। जब यहाँ पर वर्ड्स बोला जाता है 30 वर्ड्स, तो वहां पर आप जाकर अपने वर्ड्स को काउंट करने मत बैठ जाना। ये एक रफ आइडिया होता है कि आपको जो है जितने मार्क्स का क्वेश्चन है अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंग ही देना है। लाइक 1 मार्क्स का आंसर है तो आपको 10 to 15 वर्ड्स में लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका तो आपको उसको 30 वर्ड्स में कंप्राइज करना है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी, जिसमें कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 to 12 आते हैं, और ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके 4-4 मार्क्स ईच के होंगे। राइट, ये आपको 80 वर्ड्स में आंसर करना है, यानी कि इसमें आपको बच्चों कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लिखना है, जिसमें कि आप 1-2 एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। बेहतर ये रहेगा कि सेक्शन सी में जो है आप अपने आंसर को बहुत ज्यादा इलेबोरेट ना करो, और जो भी आप आंसर्स दे रहे हो उनको पॉइंट फॉर्म में दो। राइट, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन नंबर डी, जिसमें कि आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स हैं, यानी कि ये आपके लॉन्ग मार्क्स के आंसर्स हैं। राइट, जिसमें कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन आप मेन कंटेंट लिखोगे एंड कंक्लूजन लिखोगे। साथ ही साथ आप जितने भी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट कर सकते हो उनको आप कोट करोगे। कोई भी अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर अपने आंसर को और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो तो आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओवरऑल इसका आप ये समझ सकते हो कि सेक्शन ए, बी, सी एंड डी है जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा। जो सेक्शन ए है उसमें आपके हर एक जो क्वेश्चन है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 1 मार्क्स। सेक्शन बी में आपके सभी क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के, देन सी में है आपके 4-4 मार्क्स के, एंड डी में है आपके बच्चों कितने? 6 मार्क्स के। राइट, ए में आपकी वर्ड लिमिट प्रोवाइडेड है कितनी? 10 to 15 वर्ड्स की। दैट मीन्स 2 लाइंस में आपको अपना आंसर दे देना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का है। फिर सेक्शन बी में आपके 2-2 मार्क्स ईच जो जहां पर हैं, तो आपको यहाँ पर 30 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट प्रोवाइडेड है, विच मीन्स आपको अप्रोक्सीमेटली 4 लाइंस में अपना आंसर यहाँ पर कंप्राइज कर देना है। सेक्शन सी में आपको 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट प्रोवाइडेड है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अपने आंसर को ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे और कॉम्पैक्टली अपने पॉइंट्स में अपने आंसर को यहाँ पर देंगे। सेक्शन सी में मैंने आपको बताया जो बेसिक, जब मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करा रही थी, जो मैंने आपको आंसर राइटिंग पैटर्न बताया था वो आपको यहाँ पर यूज करना है। दैट मीन्स जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले आप आंसर में उसका इंट्रोडक्शन दोगे, देन मेन आइडिया दोगे जो कि मेन कॉन्सेप्ट है आपके आंसर का, देन उसे कंक्लूड करोगे। साथ ही साथ आप इसमें 2 से 3 एग्जाम्पल्स कोट करोगे, एंड अगर आप बेटर वे में यहाँ पर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो तो आप उसको वहां पर डेफिनेटली बनाओगे, क्योंकि ये आपका 200 वर्ड्स का है। आई होप ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है कि आपको अपने आंसर को रेस्ट्रिक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दी वर्ड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेक्शन ए या सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें थोड़ा ज्यादा आता है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप किसकी वर्ड लिमिट से ज्यादा यहाँ पर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 30 यहाँ पर वर्ड लिमिट है 30 वर्ड की, और आप इसमें 80 वर्ड्स लिख दो। इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा? यहाँ पर आपको मार्क्स तो मैक्सिमम 2 ही अलॉट हो सकते हैं ना फॉर ईच क्वेश्चन, और आपने लिख दिया यहाँ पे 80 मार्क्स 80 वर्ड्स का आंसर, आई मीन तो आपका क्या हुआ? आपका टाइम वेस्ट हो गया है बच्चों। यहाँ पे आप अपना टाइम बचा के चलोगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और इसको कहाँ डिवोट करोगे? सेक्शन सी एंड डी में, जो कि आपके 4 और 6 मार्क्स के आंसर्स है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बच्चों आपका सेक्शन ए है जो कि आपका केस बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, अ मॉडल ऑफ द साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी द यूरोपियन टाउन हैड स्पेशियस बंगलो। अब यहाँ पे एक मॉडल बताया गया है साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी का, जिसमें कि एक यूरोपियन टाउन को डिस्क्राइब करा गया है। बोला है कि वहाँ पे स्पेशियस बंगलोज है, एलिगेंट अपार्टमेंट्स है, हाउसेस है, प्लांट स्ट्रीट्स है, देन ट्रीज है ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट्स। वहाँ पे क्या है, ट्रीज है, क्लब्स फॉर आफ्टरनून एंड इवनिंग गेट टुगेदर है। द ओपन स्पेस was reserved for western recreation, जो open space है, it is made for recreation, facilities such as race, golf courses, soccer and cricket. When domestic water supply, electric connections and sewage links were available or technically possible, जब भी क्या वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और सीवेज लिंक्स अप्लाई हुए, यूज में आए, तो क्या हुआ, द यूरोपियन टाउन रेजिडेंट्स यूटिलाइज देम फुली। जो भी यूरोपियन टाउन के रेजिडेंट्स थे उन्होंने तो उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करा, एंड whereas their use was quite restricted to the native town। लेकिन जो नेटिव टाउन के मेंबर्स थे वहां पर उनका यूज बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, राइट। ये आपको यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रीड द सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये सोर्स था, आपने रीड करा, अब आपको इस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रोवाइडेड है वो आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, डिड द मॉडल ऑफ द साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी cater to the needs of natives। क्या यहाँ पर साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी का जो यहाँ पे आपको मॉडल दिया हुआ है, इट इज केटरिंग। केटरिंग मतलब क्या होता है, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ नेटिव्स। क्या नेटिव्स की नीड को फुलफिल कर रहा है? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर अगर आप अग्री करते हो तो भी आपको आंसर देना है, और अगर आप अग्री नहीं करते हो तो भी आपको अपने आंसर को यहाँ पर जस्टिफाई करना है, राइट। जिसने अच्छे से ये पढ़ लिया है उसको आंसर पता है, राइट। सबसे पहले जब भी बच्चों आपका आंसर आए ना, आई मीन क्वेश्चन आए, सबसे पहले बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आए ना, आप अपने माइंड में रिमाइंड करो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। तो जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से आया है, राइट। तो आपने यहाँ पर आंसर करा नो, क्योंकि यहाँ पर पूछा था डिड द मॉडल ऑफ साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी केटर टू द नीड्स ऑफ नेटिव्स, तो आपने बता दिया नो। अब आपको अपना आंसर लिखना है 15 to 20 वर्ड की वर्ड लिमिट में। तो आप यहाँ पर अपने जस्टिफिकेशन दोगे नो का, व्हेन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस एंड सीवेज लिंक्स were available or technically possible, the European town residents utilized them fully, whereas their use was quite restricted to the native town। ये आपको बच्चों यहाँ सोर्स में ही प्रोवाइडेड था। ये देखिए प्रोवाइडेड है ना, when domestic water supply, electric connection and sewage links were available। किसके लिए अवेलेबल था ये? यूरोपियन टाउन के रेजिडेंट्स ने तो उसको यूटिलाइज कर लिया, लेकिन जो नेटिव टाउन पीपल थे उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड यूज था, इसलिए आपने अपने आंसर को नो बोला है और उसे जस्टिफाई कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुमुत्ताई's journey into Sanskrit began with great interest and eagerness with गोखले गुरुजी, जो कि उनके टीचर का नेम है। At school, at the university, the head of department was a well-known scholar and he took great pleasure in taunting कुमुत्ताई। और इनको बहुत ही क्या लगता था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था टॉन्ट करना, किसको? कुमुत्ताई को। Despite the adverse comments, she successfully completed her masters in Sanskrit। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑल्दो उन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्सिटी फेस करी, क्योंकि यहाँ पे जो उनके टीचर है वो भी उनको टॉन्ट किया करते थे, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली क्या करा, अपनी संस्कृत की स्टडीज को कंप्लीट करा और उन्होंने उसमें मास्टर्स भी करी, राइट। सोर्स है कुमुत्पवादे। So read the source and answer the following question। अब ये सोर्स है, इसको रीड करके आपको फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है, डू यू थिंक संस्कृताइजेशन इज अ जेंडर प्रोसेस। आपसे पूछा गया है क्या ये जो कॉन्सेप्ट होता है संस्कृताइजेशन का, ये एक जेंडर्ड प्रोसेस होता है, तो आपको ये बताना है। और फिर आपसे पूछा गया है गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, और जो भी आप आंसर कर रहे हो उसको आपको जस्टिफाई करते हो यहाँ पर रीजन देना है, राइट। अब संस्कृताइजेशन बच्चों आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो ये मत सोचना कि संस्कृताइजेशन के बारे में तो मुझे ये भी पता है वो भी पता है। रिस्ट्रिक्ट टू द वर्ड लिमिट, ये आपका 1 मार्क का आंसर है और उसकी वर्ड लिमिट है 15 to 20 वर्ड्स, राइट। तो संस्कृताइजेशन के बारे में नहीं बताना है यहाँ पे, आपको किस बारे में बताना है कि आपको क्या लगता है कि संस्कृताइजेशन एक जेंडर्ड प्रोसेस होता है। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पर स्ट्रेस देना है, तो आपने आंसर दिया है यस। यस, व्हाट? संस्कृताइजेशन इज अ जेंडर्ड प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको इसे जस्टिफाई करना है कि क्यों है संस्कृताइजेशन एक जेंडर्ड प्रोसेस। She felt, she कौन है बच्चों यहाँ पर? She है यहाँ पर कुमुत्ताई। She felt that the study of Sanskrit can help her break into a field that was not possible for her to enter on grounds of gender and caste। अब यहाँ पर कुमुत्ताई फील करती है कि थ्रू एजुकेशन एक
मात्र ऐसा रास्ता है जिससे वो एंटर कर सकती है एक ऐसी फील्ड में जिसमें वो इधर वे से नहीं एंटर कर सकती, ना तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर और ना ही ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट. सो as she proceeds with her studies, she meets with varied reactions ranging from surprise to hostility, from guarded acceptance to brutal rejection. अब यहाँ पर ये बताने के बाद कि संस्कृताइजेशन इज अ जेंडर प्रोसेस, आपको यहाँ पर इसे जस्टिफाई करना है. तो आप जस्टिफिकेशन में आपने लिखा है कि कुमुदता ये फील करती है कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की स्टडी करके ही वो एक बाइस को ब्रेक कर सकती है और एक फील्ड में एंटर कर सकती है जिसमें कि एंटर करना उनके लिए दोनों ही इधर वे से इम्पॉसिबल था. कौन कौन से हैं वो टू वेज, एक तो जेंडर बेस्ड एंड ऑन कास्ट बेस्ड. तो इसलिए यहाँ पे वो डिस्क्राइब करती है कि जैसे ही जैसे वो अपनी स्टडीज के साथ प्रोसीड करती है उनको बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बोला है फ्रॉम सरप्राइज टू हॉस्टिलिटी एंड फ्रॉम गार्डेड एक्सेप्टेंस टू ब्रूटल रिजेक्शन. उन्होंने ये सब फील करा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृत में मास्टर्स जो है बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. अब न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो रही थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है बूम अप कर रही थी. इन इंडिया वॉज एबल टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स. अब इन डिकेड्स इंडिया क्या हो रहा था, सेल्फ सफिशिएंट हो रहा था काहे में, फूड प्रोडक्शन में. It was primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology. और आपको लास्ट में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स हो रहे थे वो ही बेनिफिट उठा पा रहे थे इस न्यू टेक्नोलॉजी का. तो ये तो आपका सोर्स हो गया. अब यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. आपको बताना है कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है. एंड नेक्स्ट आपको पूछा गया है who were able to reap the most benefits from green revolution and commercialization of agriculture. बच्चों आपको यहाँ पर क्या पता चला क्वेश्चंस को देखने के बाद कि ये डायरेक्टली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, राइट, विच मीन्स कि जो आपको यहाँ पर सोर्स प्रोवाइडेड है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आपको पहले से पता होना चाहिए. यहाँ पे आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, राइट. सो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, वेयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर देमसेल्फ. जबकि एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि जो भी फार्मर है वो उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना कि वो खुद ही यूज कर पाए, एंड आर अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर मार्केट. लेकिन क्या वो मार्केट में जाके सेल कर पाए, इतना प्रोड्यूस उसके पास नहीं होता है. इट इज नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, विच मीन्स कि प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ उतना ही होता है जितना कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट है वो खुद ही उसको कंज्यूम कर ले या यूज कर ले. कोई भी एक्स्ट्रा या सरप्लस नहीं होता है जो कि वो मार्केट में जाके सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके. इट इज नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, which means section A, which means question number A is of 1 marks and question number B again of 1 marks. तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का हो जाएगा क्योंकि सेक्शन बी में आपके सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच है. सो आंसर नंबर बी में आप लिखोगे इट वॉज द फार्मर्स हु वर एबल टू प्रोड्यूस अ सरप्लस for the market who were able to reap most benefits from the green revolution. सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का एंड कमर्शियलाइजेशन का, जो कि जो है अपने प्रोड्यूस को एटलीस्ट सरप्लस तक अर्न कर पा रहे थे. विच मीन्स सब्सिस्टेंस से अबव जो भी फार्मर्स आते थे, जो भी एग्रीकल्चरलिस्ट आते थे जिनके पास प्रोड्यूस जो है सरप्लस में भी हुआ करता था, वही जो है बेनिफिट रीप कर पा रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन का एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, राइट. सो इट वाज द फार्मर्स हु वर एबल टू प्रोड्यूस अ सरप्लस. सरप्लस का मतलब क्या होता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस देना. फॉर द मार्केट हु वर एबल टू रीप मोस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फ्रॉम द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट फॉलोड. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4. In the mid 1970s, there was a renewal of women's movement in India, which was called second phase of Indian women movement. अब आपको यहाँ पर बताया है कि 1970s के मिड में क्या होता है, एक रिन्यूअल होता है, which means एक न्यू एनर्जी इंस्टिल होती है किसमें, women's movement में, जिसको कि क्या बोला गया है, सेकेंड फेज बोला गया है बच्चों. काहे का, इंडियन women movement का. There was the growth of what is termed as autonomous वुमेन्स मूवमेंट. और यहाँ पर बताया गया है कि ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट की यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है. ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फ इनिशिएटेड, राइट, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स, राइट. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ए, हाउ कैन दिस मूवमेंट बी कॉल्ड ऑटोनॉमस.
तो आपसे पूछा गया है कि इन मूवमेंट्स को ऑटोनॉमस कैसे बोला जा सकता है, तो आप आंसर दोगे द टर्म ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से ही वर्ड आया ना बच्चों, ऑटोनॉमस। सो द टर्म ऑटोनॉमी रेफर टू द फैक्ट दैट दे वर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमी से यहाँ पर वर्ड आया है ऑटोनॉमस, और जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज as distinct from these women's organization they had links with political parties। अब यहाँ पर बताया गया है ऑटोनॉमस वर्ड यहाँ पर जस्टिफाइबल इसलिए है क्योंकि जो भी इस टाइम पर मूवमेंट्स थे वो बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड अप नहीं थे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की उनको बैकिंग अप नहीं थी, वो सभी सेल्फ इनिशिएटेड थे, विच मीन्स वो ऑटोनॉमस थे, they were having complete autonomy, right? Section क्वेश्चन नंबर बी में आपको बोला है राइट अबाउट एनी वन आइडियोलॉजिकल चेंज दैट वाज नोटिस्ड इन ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट। आपको कोई भी एक आइडियोलॉजिकल चेंज यहाँ पर कोट करना है, मेंशन करना है, जिसको कि नोटिस करा गया था कब, ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट के दौरान। सो देयर हैज बीन अ रिकॉग्निशन टू दैट व्हाइल ऑल वुमेन आर some way disadvantaged with men, all women do not suffer same level or kind of discrimination। इसका मतलब क्या है कि although एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल चेंज यहाँ पे मेंशन ये होता है कि ऑल्दो सभी वुमेन वन और द अदर भी डिसएडवांटेज्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू मेन, लेकिन अगर आप बात करो वुमेन की इंडिविजुअली तो ऑल वुमेन्स डू नॉट सफर सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विमेन्स की अगर एज ए होल बात करो तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल्स के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ विमेन्स की बात करो तो वहां पे भी अलग अलग लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, राइट? यहाँ पे आप या तो ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो या फिर आप दूसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हो, देयर हैज आल्सो बीन ग्रेटर रिकॉग्निशन दैट बोथ दोनों ही मेन एंड वुमेन आर constrained by dominant जेंडर आइडेंटिटीज। यहाँ पे आपको ये बताया गया है दूसरा आइडियोलॉजिकल चीज क्या था कि सिर्फ और सिर्फ विमेन ही सफर नहीं कर रही है, वीमेन एंड मेन दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रेंड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, काय से, जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग आइडेंटिटीज होती है जिसको कि कौन प्रिडोमिनेट कर रहा है, जेंडर, राइट? तो बच्चों इन दोनों में से कोई भी एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ जस्ट इन टाइम फॉर द कंपनी विद अ वर्कर। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है क्या जस्ट इन टाइम जो कि वर्क के रिलेशन में आता है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में, किसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है, विद एक वर्कर के कंटेक्स्ट में आपको बताना है जस्ट इन टाइम कैसे जस्टिफाइबल है। सो जस्ट इन टाइम कीप्स कॉस्ट लो फॉर द कंपनी। अगर ये जस्ट इन टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या होता है, कंपनी की जो कॉस्ट है वो मेंटेन्ड रहती है एट अ लो प्राइस। सो बट द वर्कर आर वेरी टेंस, लेकिन जस्ट इन टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। इसके थ्रू क्या होता है, जो भी वर्कर होता है जो कि एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा टेंस होता है। क्यों? बिकॉज इफ the supplies fail to arrive their production target gets delayed। क्योंकि क्या होता है बच्चों, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, एक स्पेसिफिक वर्क टारगेट होता है जो कि हमको अचीव करना होता है, एक वर्कर को अचीव करना होता है। अगर सप्लाई नहीं आई है किसी प्रोडक्ट की, XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो क्या होगा, अगर वो सप्लाई आने में डिले हो गया या फेल हो गया है, सो देयर प्रोडक्शन टारगेट जो कि उनको अचीव करना ही करना था वो डिले हो जाएगा, वो आगे टल जाएगा, राइट? एंड व्हेन दे डू अराइव, और जब वो अराइव हो जाती है टाइम पर, so they have to run to keep up which exhaust them। और अगर टाइम पर सप्लाई आ रही है प्रोडक्ट्स की तो उनको अपनी डेडलाइन को मीट अप करने के लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और उनके पास बिल्कुल भी कोई फ्री टाइम नहीं बचता है। इससे क्या हो जाते हैं, वर्कर्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट? तो इस तरह से आपने जो है विद इन 30 वर्ड्स अपने आंसर को कंप्राइज करते हुए बता दिया है, क्योंकि आपकी सेक्शन बी में सभी आंसर्स कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स ईच के, तो ज्यादा इलेबोरेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कैन वी अप्लाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब आपको बताना है क्या हम ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट को अप्लाई कर सकते हैं डिस्टिंक्शन को इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाता है सर्टेनली नो। अब आपको जस्टिफाई करना है कि आपने नो क्यों दिया, क्योंकि न्यू सोशल मूवमेंट्स आर नॉट जस्ट अबाउट ओल्ड इश्यूज, क्योंकि जो दो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड जो इश्यूज है उन्हीं पर फोकस नहीं होता है, ऑफ जिसमें क्या आता था, यूजुअली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आता था, तो इस सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस नहीं होता है। नॉर आर दे ऑर्गेनाइज्ड अलोंग क्लास लाइंस अलोन, और ना ही वो सिर्फ और सिर्फ क्लास लाइंस की आइडेंटिटीज पर बेस्ड होते हैं। ऑफन दीज सोशल मूवमेंट्स यूनाइट
पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है, यूजुअली ओवर द क्लास बाउंड्रीज लोगों को यूनाइट किया जाता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चरल एंग्जाइटीज एंड एस्पिरेशंस आर एसेंशियल एलिमेंट्स इन क्रिएटिंग सोशल मूवमेंट्स। अब जब सोशल मूवमेंट की बात होती है तो इसमें वाइड पर्सपेक्टिव आता है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम की आइडियोलॉजीज आती हैं, जिसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चरल एंग्जाइटीज एंड एस्पिरेशंस आर एसेंशियल एलिमेंट्स इन क्रिएटिंग कोई भी सोशल मूवमेंट एंड occur in ways that are difficult to trace in class based inequality। और ये ट्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कौन सी सोसाइटी में, विच इज क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी में। तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है, ऑफर इट इज थॉट दैट imparting knowledge of scientific farming methods will improve the economic conditions of इंडियन फार्मर्स। ऑफन ऐसा सोचा जाता है कि इंडियन फार्मर्स को अगर आप साइंटिफिक फार्मिंग की न्यू टेक्नोलॉजीज बताओगे तो इससे क्या होगा, इंप्रूव होगी इंडियन फार्मर्स की कंडीशन। ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर। फिर आपसे पूछा है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या आपके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है, एंड गिव वन रीजन ऑफ योर आंसर। जो भी आप आंसर कर रहे हो उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन देना है कि अगर आप यस बोल रहे हो तो क्यों, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर आपने आंसर दिया दैट नो, it is thought that imparting knowledge or scientific farming methods will improve the condition of farmers। तो आपने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, because much of the traditional knowledge about the land they till and the crops they sow is being lost। अब यहाँ पर जो इंडियन फार्मर्स है इतने टाइम से जो भी लैंड को टेल कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर क्रॉप वो वहां पे ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उसकी उनको बहुत ही ज्यादा डीप ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। एंड वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कहीं ना कहीं वो लॉस हो रही है, खो रही है। कब से, एज हाइब्रिड, हाई यील्डिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज ऑफ सीड्स आर बीइंग प्रमोटेड एज मोर प्रोडक्टिविटी एंड साइंटिफिक नीड्स। अब यहाँ पर मोर प्रोडक्टिविटी के थ्रू एंड मोर साइंटिफिक वेज के थ्रू जो ये HYV सीड्स आपने को पता है, इनके थ्रू क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है, उनका यूज किया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो फार्मर्स की ट्रेडिशनल नॉलेज होती है अबाउट द लैंड दे आर टेलिंग सिंस टाइम एंड द क्रॉप दे आर कल्टिवेटिंग, वो कहीं ना कहीं लूज होती है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड है बच्चों, क्योंकि और लिखा है, इन दोनों में से कोई भी एक आपको आंसर करना है। सेकंड में आपसे पूछा है, व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन IT सेक्टर। IT सेक्टर में जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं वहां के लोगों पर, राइट। तो आपको आइडियली यहाँ पर कोई भी एक आंसर करना है अपने एग्जामिनेशन में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एंटायर सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं आपको दोनों की आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको यहाँ बताने हैं। सिंपली लर्न करने के लिए आपको ये लर्न रखना है इट दैट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बच्चों, वो किसमें होते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। एंड इसमें ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी होता है वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होता है। इसका ऑपोजिट आप लिख दोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्लियर। तो आइए रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कोई भी एम्प्लॉइंग यूनिट जहां पे 10 और 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं थ्रू आउट द ईयर, उसको आप किसमें रखोगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट से टू एंश्योर दैट देयर एम्प्लॉइज गेट प्रॉपर सैलरीज एंड वेजेस। क्यों होता है, जिससे कि इंश्योर करा जाता है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज है उनको प्रॉपर सैलरीज और वेजेस मिलते रहे, राइट। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है बच्चों, पर्सनल रिलेशनशिप्स डिटरमाइन एज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एज अपोज्ड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हिच हैड वेल नोन एंड डिफाइंड रूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेल नोन डिफाइंड रूल्स होते हैं जो कि लैकिंग होते हैं कहाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और यहाँ पे जो है पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू आप किसी न्यू पर्सन को रिक्रूट कर सकते हो, लेकिन ये पार्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में लैकिंग होता है। नेक्स्ट आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है द यूनिट्स नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी यूनिट है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो ही हो, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका रजिस्टर्ड होना गवर्नमेंट के साथ कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो और वाला पार्ट है दैट व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स IT सेक्टर में क्या होता है उसका, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, अगर एक कपल है और उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो क्या होता है, देन चिल्ड्रन हैव टू बी पुट इन क्रेचेस। अब उनकी देखभाल कौन करेगा, बच्चों की देखभाल, तो इसलिए क्या होता है बच्चों को क्रेचेस में रखना पड़ता है जिससे कि उनकी टेक केयर हो सके। द जॉइंट फैमिली व्हिच वाज सपोज्ड टू हैव डिसअपीयर्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों की जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वैनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट।
तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट सीम्स टू हैव रीइमर्ज। अब ये जॉइंट फैमिली वाला जो कंसेप्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये रीइमर्ज हो चुका है, एज ग्रैंड पेरेंट्स आर रोप्ड टू हेल्प विद चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर साथ ही में रहते हैं फैमिली के, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नीडेड होता है, इसलिए यहाँ पर ये पता चलता है दैट जॉइंट फैमिली वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये रीइमर्ज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लेबर इज मोर फ्री इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हाउ। आपसे पूछा गया है कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो लेबर होता है वो ज्यादा फ्री होता है। ये आपको बता दिया गया है, आपको जस्टिफिकेशन मांगा गया है कि आपको जस्टिफाई करना है ऐसा कैसे होता है, किस वजह से होता है। सो बाय मूविंग टू कैजुअल इंडस्ट्रियल वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, द लेबर व्हाइल दे आर स्टिल इन डेब्ट, they are not bound by other social obligations to the contractor. ऑलराइट, इसके बारे में बच्चों आपको बाउंडेड लेबर लर्न होना चाहिए, बंधुआ मजदूरी, राइट। क्या होता था रूरल सोसाइटी में, अगर आपने किसी से डेप्ट लिया हुआ है, किसी से मनी लेंड किया हुआ है और आप उसको पे ऑफ नहीं कर पाए हो, तो क्या हुआ करता था बच्चों रूरल सोसाइटी में, अगर आपने किसी से भी मनी रेंट पर लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, आप डेप्ट में हो, तो आपको उसी पर्सन के यहाँ पर वर्क करना हुआ करता था जब तक आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे नहीं कर देते। और इनकेस अगर आप नहीं कर पाते हो तो हेरिडिटरी टू हेरिडिटरी, यानी कि एक जनरेशन टू जनरेशन जो है क्या हुआ करता था, आपको उसी पर्सन के यहाँ वर्क करना हुआ करता था, राइट। इसी को हम बोला करते थे बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय सोशल ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पर क्या होता है, सोशल ऑब्लिगेशन वाला जो स्टिग्मा है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दे कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइंड अनदर एम्प्लॉयर। क्या होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, अगर आप डेप्ट में हो, डेप्ट पे नहीं कर पाए हो, तो आपको एज ए बॉन्डेड लेबर वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप डेप्ट तो पे करोगे ही, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसी पर्सन के यहाँ वर्क करना है। दे कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइंड अनदर एम्प्लॉयर, राइट। So with this we have covered section A and section B of the sample question paper. I hope आप लोगों की अच्छे से समझ जरूर आया होगा, तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may avail the entire study material in the PDF format, and you may also attend live tests, quizzes, and assignments too. So definitely download कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन सी ऑनवर्ड्स, right? So with this I am ending up this session here, and I will meet you all in the next session when we will discuss क्वेश्चन नंबर 10th ऑनवर्ड, जिसमें कि हम सेक्शन नंबर सी एंड डी आपका कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, सो टिल नेक्स्ट टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।